आम्हाला सांगायचं आहे की पेट्रोलवर पहिले 1 रुपया हा रोड टॅक्स होता. हा 1 रुपया वाढून आता 18 रुपये इतका प्रचंड हा वाढवण्यात आलेला आहे. रस्त्यांची गती जी होती ही तुलनेने तेवढीच आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की किंमत 18 पटीनं ही याची किंमत ही या सरकारने वाढवली आहे. त्यामुळे 1 रुपया हा काँग्रेसच्या काळात रोड टॅक्स होता, तो आता 18 रुपये गेलेला आहे. आणि टोल टॅक्सची तर गंमतच आहे. 1 एप्रिलला परमनंट धोरण सांगू असं सांगितलं आणि भाववाढ करून टाकली. त्यामुळे हा जो टॅक्स वाढवलेला आहे 1 रुपया ते 18 रुपये आणि रस्त्यांचं प्रमाण मात्र त्या 18 पटीने वाढलेलं नाही. यामधलंही जे काळं भेरं आहे हे देखील समोर आलं पाहिजे. तर दुसरीकडे एक अतिरिक्त टॅक्स लावला जो शेती विषयाशी निगडीत आहे आणि शेती विषयाच्या अनुषंगानं 2 रुपये आणि 4.5 रुपये हा अॅग्रिकल्चर टॅक्स देखील त्या ठिकाणी हा लावला जात आहे. त्यामुळे या 2 टॅक्सचा त्यामध्ये जो अंतर्भाव केलेला आहे हाही जुलमी स्वरूपाचा आहे. त्याच्यामध्ये जे टॅक्सेशन वाढवलेलं आहे तेही फार मोठ्या प्रमाणात मध्ये हे टॅक्सेशन त्या ठिकाणी केलेलं आहे. त्यामुळे हा जजिया कर जो लावला गेलेला आहे हा रद्द करावा आणि बाजारभाव आंतरराष्ट्रीय बाजारभावानुसार पेट्रोल आणि डिझेल आणि गॅस सिलेंडर हे पुन्हा गॅस सिलेंडर हे 350-400 रुपयामध्ये हे उपलब्ध करून द्यावं या आमच्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मागण्या आहेत. याआधी पेट्रोल व डिझेलच्या भावावरही काँग्रेसने आंदोलने केली आहेत. त्या सगळ्या संदर्भात रस्त्यावर उतरण्याचं काम केलंय. मात्र आता पुन्हा एकदा तुम्ही हा मुद्दा उचलताय. त्यावेळेस सरकारने कोणतीही दक्षता त्या आंदोलनाची घेतली गेली नव्हती. यावेळेस नेमका काय प्लॅन असणार आहे काँग्रेसचा? मागच्या वेळेस पेट्रोल 2 रुपयांनी वाढल्यानंतर थेट सिने अभिनेते सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांनी ट्विट केलं होतं. अक्षय कुमार यांनी ट्विट केलं होतं. रामदेव बाबा जे आहेत ते 35 रुपये पेट्रोल डिझेल देत जसा जाहिरातवाला फिरतो तसे गल्लीबोळात फिरल्यासारखे रामदेव बाबाही फिरत होते. आणि हे सर्वजण तेव्हा जी वाढलेली जी पेट्रोलची अपरिहार्य जी वाढ होती त्या संदर्भामध्ये आपल्याला बोलताना दिसले. तर दुसरीकडे आम्ही विरोधी पक्ष आज आता असताना या संदर्भामध्ये आम्ही लोकशाही मार्गाने आपलं आंदोलनाने आवाज उठवू. मात्र आपण बघितलं असेल की गेल्या अनेक दिवसांपासून हे सरकार बुलडोज करत आहे. आणि काय बुलडोज करतंय, कोणाची रॅशनल मागणी असली तर ती बुलडोज केल्या जात आहेत. विवेकाने काही आम्ही बोलत असलो तर ते बुलडोज केल्या जात आहे. त्यामुळे विरोधक पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न हा सरकार करत जरी असलं तरी आम्ही या संदर्भातला आमचा आक्षेप आणि आवाज हा उठवत राहू. मात्र यासोबतच ते सिने अभिनेते कुठे गेले की जे 1.5 रुपया 2 रुपयाच्या दरवाढीवर जे हंगामा करत होते ते कुठे गेले हाही प्रश्न आम्ही उपस्थित करू इच्छितो. आणि सिलेंडरवर 15 रुपये वाढल्यानंतर जो घोळका जमवणाऱ्या ज्या नेत्या आणि स्वतःला नेत्या म्हणून घेणारे काही जे व्यक्ती होते ते कुठे गेले हाही प्रश्न या निमित्ताने आपल्याला मला विचारायचा आहे. प्रकरणामध्ये आता डॉक्टरांचा राजीनामा हा घेतलेला आहे. खैसास यांचा राजीनामा रुग्णालय प्रशासनाने घेतलेला आहे. परंतु यावरतीच कारवाई थांबेल का? ह्या प्रकरणामध्ये कुठेतरी मुख्यमंत्री 2 कदम आगे 4 कदम पीछे अशी भूमिका घेत असताना आपल्याला आढळून येत आहे. त्यामुळे ते का वाचवतात आहे? हे एवढं मोठं गंभीर प्रकरण झालं. ही कुठली पद्धत आहे की 10 लाखा एवढी टॅक्स फी ऍडव्हान्समध्ये वसूल करून घ्या आणि भरा हे सांगणं कोणत्या तत्वात बसतं? त्यामुळे क्लिअर कट प्रकरण आहे. सरकारला कोणी जुमानत नाही आहे आणि सरकारला जुमानत नसताना हे प्रकरण आता कसं निस्तारता येईल यासाठी अनेक पातळ्यावर हे सरकार कार्यरत आहे. वास्तविक पाहता या संदर्भामध्ये गंभीरात गंभीर कारवाई ही झाली पाहिजे. कुठेही कोणतीही महिला, कोणताही रुग्ण, कोणताही नागरिक हा उपचाराशिवाय मरता कामा नये या संदर्भात शासनाने पावलं उचलावीत. मात्र ते कुठे कारवाईचं आणि चुकीची घटना सांगतात तर सावरासावर करतात. यामागे नेमकं काय दडलंय हा प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्यांना आपण सर्वांनी विचारला पाहिजे. त्यामध्ये याला श्रीनाथ मंगेशकर रुग्णालय जबाबदार असल्याचं समोर आलं. टेक्निकली ते समोर आलं ही चांगली बाब आहे. मात्र रुग्णालय जे आहे हे एक लाईफलाईन आहे आणि इथे नैतिकता पण महत्वाची आहे, संकेत पण महत्वाचे आहेत. आणि या सगळ्यांमध्ये सर्वार्थाने हे दवाखान्याचं चुकलंय आणि असे अनेक दवाखान्यांमध्ये असे प्रकार हे घडत आहेत. दुर्दैवाने त्या महिलेचा मृत्यू झाल्यामुळे एकदम त्यावर आपण सर्वजण चर्चा करत आहोत, जे रास्त आहे. मात्र असे अनेक रुग्ण आहेत की जे उपचारासाठी तिथे तात्काळावं लागतं. उपचारासाठी त्यांना
घरदार विकावं लागतं, सावकाराकडून पैसे आणावं लागतात, सोनं नाणं विकावं लागतं, असे अनेक प्रकार हे सर्रास अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. सर, अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणामध्ये आता हायकोर्टाने पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता सरकारला काहीच करायचं नाही, त्यामुळे आता कोर्टच करणार आहे का, हाच एक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. मुंबई महानगरपालिकेनं 1600 कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी केलेली आहे. जी महानगरपालिका सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जात होती, तिलाच आता कर्ज घेण्याची नामुष्की आलेली आहे. निवडणुका होऊ द्यायच्या नाही. सगळी सत्ता जी आहे ती काही निवडक हातात असली पाहिजे. त्यामुळे 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्याचं आणि सत्ता विकेंद्रीकरणाचं धोरण हे राजीव गांधींनी स्वीकारलं होतं आणि त्यानुसार महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्ह्यातील इतर ग्रामीण भागातील संस्था या उभ्या राहिल्या होत्या. आणि त्यातच मुंबई महानगरपालिका ही निवडून आलेली जेव्हा कमिटी आणि निवडून आलेलं जेव्हा प्रशासन, महापौर आणि नगरसेवक हे कार्यरत असताना त्यावेळेस 90,000 कोटी रुपयांच्या बँकेमध्ये फिक्स्ड डिपॉझिट ठेवी ठेवण्यात आल्या होत्या. आता 3 वर्ष निवडणुका होऊ दिल्या नाही. का होऊ दिल्या नाही, तर देवेंद्रजींना सगळी सत्ता जी आहे ती स्वतःच्या जॅकेटच्या खिशात ही त्यांना ठेवायची आहे, म्हणून ते निवडणुका होऊ देत नाही. हा आम्ही जो गेल्या अनेक दिवसांपासून आरोप करत होतो त्याला आता आज सबळ स्वरूपाचा पुरावा मिळाला आहे की 90,000 कोटी रुपये कुठे गेले, ते विड्रॉल करून टाकल्या का, त्या ठेवी मोडून टाकल्या का, ते पैसे कोणत्या गड्ड्यात घातले, कोणत्या नाल्यात घातले, याचा हिशोब द्या. आणि आता ते पैसे लाटून आता संपलेले आहेत. आता अधिकची त्यांची जी वाढलेली भूक आहे ती क्षमवण्याकरता मुंबई महानगरपालिकेने 1600 कोटी रुपयांचे नवीन कर्ज काढण्याचा हा घाट घातलेला आहे. आणि यामध्ये निर्लज्जपणाची हद्द ही आहे की राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिलेली आहे. या निमित्ताने सरकार अयशस्वी हे सिद्ध होते. या हिशोबाने सरकार अयशस्वीच नाही तर सरकार किती लागट आहे आणि किती बेशरम आहे हे या निमित्ताने सिद्ध होत आहे. सरकारने मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना निवडणुकी आधी सुरू केली होती. आता 600 पेक्षा अधिक जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत ते प्रतीक्षेत आहेत की आपलं तीर्थदर्शन कधी होणार. मंत्री म्हणतात की योजना सुरू आहे, मात्र अधिवेशनात तशी निधीची तरतूद नाही. हे बजेट सबसेल फोल राहिलं, खूप मोठे मोठे भाषणं केली, सगळं काही सांगितलं, मात्र राजा उदास झाला आणि हाती भोपळा लागला. असं मागच्या अधिवेशनाचा आणि अर्थसंकल्पनाची एकूण गोळाबेरीज आहे. त्यामुळे सगळेच्या सगळे वादे, मग ते शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव देण्याचा विषय असो, लाडक्या बहिणींना 1,500 वरून 2,100 रुपये देण्याचा विषय असो, वीज बिलामध्ये कपात करण्याचा विषय असो, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा विषय असो, किंवा आता आपण विचारलं त्यानुसार तीर्थक्षेत्राच्या मुख्यमंत्री दर्शनाचा विषय असो, हे सगळे जे वादे आहेत ते विसरलेले आहेत. त्यामुळे या सरकारला एकच म्हणायचं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा. पेट्रोल डिझेल भाव कमी झालेच पाहिजे. अरे आपली प्रेस कॉन्फरन्स पहिला 35 होता, आता किती वाढवला. म्हणजे हे क्रूड ऑइलचा जो डिफरन्स आहे की नाही, हे पेट्रोलचा भाव डिझेलचा भाव कमी करायचा नाही म्हणून तो टॅक्सेशन म्हणजे जगिया का जो शब्द वापरला त्याचा लगेच एकदम बरोबर. आता 37 झालं. नाही ते तेवढं बरोबर ते नफा वाढवत चाललंय. जेवढा डाऊन आहे तेवढा टॅक्सेशन तो कम. सर, बीते दिनों टैरिफ में बढ़ोतरी की गई थी और आज देखा गया है कि शेयर मार्केट में जो करीब 4,000 अंकों की गिरावट देखी गई है. जिस तरीके से इस पूरे माहौल को देखते हैं, जो भारत का जो शेयर मार्केट है ये उछाला हुआ था और चंद दलालों ने इसमें दलाली के लिए ये मार्केट को जो सभ्य मानक है उस सभ्य मानक पर और अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण पे जो रहना चाहिए था वो न रखते हुए इसको उछाला था. और उछाल के क्या किया, तो इस देश के आम आदमी के जेब से पैसा निकालकर उन्होंने शेयर मार्केट में लाया. मगर जैसे ये टेरिफ वॉर शुरू हो गई तो ये दलालों का पर्दाफाश हुआ और ये जो नीचे जो गिरा हुआ सेंसेक्स है, इसका मतलब ये है कि जो आम यहाँ का आदमी है जो इसमें निवेश करता था उसको सरकार ने ही इसमें फंसाया हुआ है और इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है.
सर, ये किस आधार पर आप कह रहे हैं, क्या कुछ इसकी प्रूफ है आपके पास, मतलब किस आधार पर ये आप दावा कर रहे हैं? कोई चीज जब गिरती है तो उस गिरने के लिए क्या आधार पर गिरी, ये भी हम सवाल लाजमी है। तो जब गिरने के लिए आप एक तरफ कहते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, भारत की अर्थव्यवस्था में कोई गलत नहीं, सेबी अपना काम कर रही है, और ऐसे तमाम जब सब चीजें बताए जा रहे हैं, तो पिछले दिनों से उसमें जो गिरावट है, उस गिरावट का सीधा इशारा जो है कि पहले से ही इसको सूजन चढ़ा के रखी थी। इसका जो एक स्वाभाविक स्वरूप उस शेयर मार्केट का था वो नहीं था, ये उससे अपने आप में साबित होता है। सर, आज जो गिरावट दर्ज हुई है वैश्विक मंदी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, और जब वैश्विक मंदी की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह की आज कमी जो है वो खल रही है क्या? बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी के रास्ते पे हम लोगों ने चलना चाहिए था। मनमोहन सिंह जरूर कांग्रेस पार्टी के थे, मगर मनमोहन सिंह उससे भी उनका एक अलग किरदार था। उनके इतना पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर अर्थ मंत्री बनना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब सभी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही थी तब भारत हम मजबूती के साथ आगे चल रहे थे, उसका प्रमाण है। और ऐसे जो लोग किसी देश में पैदा होते हैं तो उनके रास्ते पे चलना एक स्वाभाविक स्वरूप से एक उम्मीद होती है। आज उनकी कमी ये खली रही है। जब नोट पे जो पाबंदियां लाई थी, जो पुरानी नोट नई नोट का खेल जब खेला गया, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारा जो विकास दर जो है उसमें 2% की गिरावट आएगी, और वैसे ही वो हुआ। और आज हम उनके रास्ते पर नहीं चल रहे। जो कानून उन्होंने जो बनाए थे उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उसका पक्का सबूत है। और पहला जो प्रश्न था उसी के साथ मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जब देश की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कोरोना के काल में नीचे जा रही थी, तब भारत का सेंसेस ऊपर जा रहा था, और तब हम हमारी पीठ थपथापने पे लगे थे कि आज विश्व नीचे जा रहा है, मंदी पूरे विश्व में है, मगर भारत का सेंसेस ऊपर जा रहा था। पर आज यदि आपको इस सरकार को विश्व में चाहे कुछ भी हो जाए, मगर यहाँ 56 इंच वाले हैं, यहाँ तो बढ़ोतरी होती रहेगी, ये कहने वालों को इस बात का से एक सबक मिलता है। और हमने भी सब लोगों ने इसका सीधा जो संबंध है उसको देखना चाहिए। एक तरह उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जांच होना चाहिए, उनके नाम सामने आना चाहिए। जिन्होंने इस देश के आम आदमी को फंसाया है वो कौन है, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और रातों रात टैरिफ में बढ़ोतरी कर दी जाती है। क्या ये कमजोर विदेश नीति की वजह से हो रहा है? भारत में चल रहा था अब की बार एक नारा, और वही मोदी जी वहां जाकर कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब वो ट्रंप सरकार वहां आने के बाद अब इनको मुझे कहने में भी शर्म महसूस हो रही है, मगर हमारे देश के नुमाइंदे को, प्रतिनिधि को वहां उनके ओहद में भी बुलाया जाता नहीं, और उनसे बिना पूछे यहां पर इतना भयंकर टैरिफ लगाया जाता है। रात के 2:30 बजे जब यहां पर हम एक गैर जरूरी एक बहस हमारे संसद में कर रहे थे, उसी वक्त उनका तथाकथित जो मित्र है वो हम पर टैक्स लगा रहा था। तो हमें किस चीजों की चिंतन की जरूरत है और हम क्या कर रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा सबक सब भारतवासियों को लेना चाहिए। सर, वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष एक साथ आया है, उसका विरोध किया गया संसद में। अब विपक्ष कोर्ट में जा रहा है, ऐसे में आपके सहयोगी है शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब ने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट का समर्थन हम नहीं करते। उसमें कैसे देखते हैं इससे? देखो, ये जो चीज है, ये वक्फ बोर्ड के नाम पर जो गुमराह किया जा रहा है वो एक मुद्दा है। और वक्फ बोर्ड से ना रोजगार, इस बिल से ना रोजगार बढ़ने वाले हैं, ना किसान की फसल को दाम मिलने वाला है, ना भारत की जो बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो अच्छी होने वाली है, हमारी सीमाएं इससे कोई मजबूत होने वाली नहीं। तो ये इस डिस्कशन को लेकर वो अपनी नाकामयाबियों को कहीं ना कहीं छुपाने का काम कर रहे हैं। और जैसे इसके साथ ही उनका तो सही मकसद जो है, ये पद्मनाभ मंदिर में जो सोना है उस सोने की तरफ केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं उस पर नजर है, मगर सीधा वहां तक जाए तो हाथ जल जाएंगे। इसलिए वक्फ बोर्ड फिर धीरे 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 और चर्च ऐसे करते करते वो आ जाएंगे। वास्तव में हर मंदिर को, गिरजाघर को, मस्जिदों को, और इतना ही नहीं तो हम महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के छत्रपति परिवार को भी विशेष अधिकार के तहत कुछ जमीनें मिली हुई है। तो ये 1913 में बना हुआ कानून है, उसको 1913 में क्यों बना, उसकी क्या जरूरत है?
इस नजर से इसको देखना चाहिए। मगर हर चीज में जात और धर्म में लाकर जो अविवेक की चर्चा हमारे देश में होती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये था सर कि आप विरोध कर रहे हैं, ठीक बात है कि लेकिन आपकी इंडिया ब्लॉक हो या महाविकास आघाड़ी हो, आप कह रहे कि हम कोर्ट में जाएंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे कह रहे कि नहीं, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। देखो, इसको लेके हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली स्तर पर इसके बारे में फैसला जो है होगा, और इसको अलायंस पार्टनर का उनका एक किरदार है, उसके बारे में वो उनके विचार से वो सोचेंगे। तो इसमें मेरी राय का सम्मिलित होना या रखना कोई मायने नहीं रखता। सर, राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे लगातार विवादास्पद बयान दे रहे, कर्ज माफी को लेकर उनका बयान आया, कह रहे हैं कि किसान कर्ज माफी का पैसा शादी ब्याह में उड़ाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण, इस प्रकार से कोई जिम्मेदार आदमी इस प्रकार से कोई बात करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भिखारी भी 1 रुपया नहीं लेता, मगर हम 1 रुपये में आपको पीक बीमा देते हैं। तो इसके पहले वो भिखारियों के साथ किसानों की तुलना की, और अब एक नया ही फड्डा उन्होंने निकाला है। तो आए दिन का उनका जो ये बहुत ही घिनौना जो काम है, उसको सरकार संज्ञान में लेकर उनको कोई कार्रवाई करे, इतना ही बोल सकते हैं। नहीं तो आए दिन किसानों का अपमान करना, किसानों को नीचे दिखाना, यही वो काम कर रहे हैं। किसानों की फसल के दाम के बारे में नहीं बोलते। अभी 2 दिन में जो ओले बरसे है, जो अतिवृष्टि हुई है, उसके लिए क्या मुआवजा देंगे, उसके लेकर क्या पॉलिसी है, वो ये नहीं बताते। पीक बीमा का पैसा कब मिलेगा वो नहीं बताते। अगस्त में और जुलाई में जो हेवी रेनफॉल हुआ, उससे किसानों की फसल बर्बाद हुई, उसका अनुदान कब मिलने वाला है, उस पर नहीं बोलते। मगर बेफालतू और तुकिया बयानबाजी कर वो गैर जिम्मेदाराना सरकार के एक प्रतिनिधि है, यही वो दर्शाते हैं। थैंक यू। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, क्या कहें? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इसलिए रखी थी कि 51 रुपए पेट्रोल का और डीजल का 41 रुपए दाम करे, और इसके लिए इसका जो सीधा जो मतलब है वो क्रूड ऑयल के जो गिरे हुए दाम है उसके साथ जोड़ते हुए इतने कम दाम में वो मुहैया होना चाहिए, ये हमारी मांग है। मगर इनको दाम और ये मांग है, और वो इसलिए पूर्तता उसकी नहीं कर पा रहे कि इसका टैक्सेशन बढ़ा हुआ है। तो रोड टैक्स जो 1 रुपया पहले कांग्रेस के इसमें था, वो 18 रुपए कर दिया। एग्रीकल्चर टैक्स जो था वो पहले 0 था, उसको 2 रुपए और 4.5 रुपए कर दिया। और एक्साइज ड्यूटी भी है, वो लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो अभी दाम जैसे जैसे गिरेंगे वैसे एक्साइज को बढ़ाते जाएंगे, और टैक्स जो है वो आम और जो देश का गरीब आदमी, आम आदमी, उसके जेब से वो पैसे लेते रहेंगे। और इस तरीके को हम जिजिया कर लगाते हैं, जो जिजिया कर पहले औरंगजेब ने लगाया था, उसी प्रकार से अभी केंद्र सरकार भी कर लगा रही है। तो इसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? आम जनता के लिए क्या करेंगे आप? अभी तो इससे पहले बीजेपी आपके खिलाफ आंदोलन करती थी, कांग्रेस आप सड़कों लोग पे उतर के आंदोलन करेगी क्या इस चीज को लेकर? अभी तो हमने मांग की है, और आगे राजनीतिक एक जिम्मेदार दल के नाते करेंगे। ये वक्त है कि यहाँ पर विपक्ष को कोई कटघरे में खड़े करने की आज कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही कोई कटघरे में खड़ा भी कर रहा है। मगर ये जो मांग है, ये लोगों तक जाना, पहुंचना, और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो कम करे, और इसमें नहीं कुछ होता है तो जरूर हम जो है वो हमारा पक्ष जो है वो जनता के साथ, आंदोलन के साथ आगे रखेंगे। और इनको आए दिन बुलडोज चीजें करने की आदत है, मगर उनकी ना तो हम बुलडोजर को डरते, ना उनकी ईडी को डरते। हम विपक्ष के नाते हम इसको लेकर हमारा जो आंदोलन है और हमारी जो भूमिका है वो हम स्पष्ट करते रहेंगे। मराठी बोलने को लेकर मन से आक्रमण हुआ था, कई जगहों पर कई लोगों को माना भी जाता है। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस की व्यक्ति क्या समर्थन करती है या किस तरह से बातें रखती है? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने 3 लैंग्वेज का फार्मूला लाया था कि मदर टंग, नेशनल टंग और इंटरनेशनल टंग। तो जहां भी आप प्रदेश में रहते हो उसको भाषा का सम्मान और उसमें व्यवहार होना चाहिए, और भारत में रहते हो तो हिंदी का भी इस्तेमाल और व्यवहार में हिंदी भी रहना चाहिए राष्ट्रभाषा के तहत, और अंग्रेजी भी आपको आती है तो बेहतर है। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेकर चलने का हमारे संविधान ने और पहले पंतप्रधान ने हमारे तय किया था, और कांग्रेस जो है आज भी इस 3 लैंग्वेज फार्मूला की ही हिमायत करती है। सर, शिवसेना के सांसद नरेश माने उन्होंने बयान दिया है कि लोगों के मन में मुख्यमंत्री अभी भी एकनाथ शिंदे है। क्या शिवसेना स्वीकार नहीं कर पा रही है कि फडणवीस मुख्यमंत्री हुए? अभी ये कोई टॉस उछाल के कौन मुख्यमंत्री है ऐसा 2 रहते थे तो पूछ लेते थे, मगर अभी 3 है तो क्या करें। ये तो एक बड़ी गंभीर समस्या महाराष्ट्र को आए दिन देखना पड़ती है। एक जो है वो लोगों के दिल के मुख्यमंत्री है, एक जो है वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और एक जो है तीसरे वो भावी मुख्यमंत्री है।
तो पिक्चर में तो हम डबल रोल देखते थे, मगर ये ट्रिपल रोल जो मुख्यमंत्री का चल रहा है, तो ये ट्रिपल रोल में जो सारे जो लोग हैं ये चकमकाए हुए कि असली में मुख्यमंत्री है कौन. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.